हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ पे भी होंगे अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं हिस्ट्री पेपर 8 का VVI क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो ये पेड बैच है, उसी का क्लास आपको दिया जा रहा है मात्र फ्री में, ठीक है। और अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए। आपको मात्र 249 रुपया में हमारा क्लास दिया जा रहा है पेड बैच, ठीक है, जिसमें आपको सारे VVI क्वेश्चन PDF उसका, ठीक है, और वीडियो भी मिल जाएगा, टेस्ट भी मिल जाएगा, मतलब ऑल चीज़, सारा चीज़ आपको मात्र 249 रुपये पेड करके मिल जाएगा, ठीक है। अभी भी देर नहीं हुआ है, अब एग्ज़ाम आने वाला है, मुश्किल से आपको 1 महीना से ज़्यादा टाइम नहीं है। तो कम से कम अब नहीं पढ़े, इतना दिन साल भर नहीं पढ़े हैं तो कम से कम अब पढ़ लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रमों का उल्लेख करें। विल्सन जो है उनके विल्सन क्या थे? एक नेता थे, ठीक है, जिन्होंने क्या दिया था? 14 सूत्री कार्यक्रम दिया हुआ था। उन्हीं के बारे में क्या करना, उल्लेख देना है। या फिर इनका पूरा नाम जैसे वुड्रो विल्सन दे दे तो घबराना नहीं है। वुड्रो विल्सन के विदेश नीति का वर्णन करें, यानी कि उन्होंने क्या किया था विदेश नीति के बारे में, इसका दे सकता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि विल्सन के 14 सूत्रों का विश्लेषण कीजिए, है ना। उन्होंने एक कार्यक्रम दिया था, जैसे आप मान लीजिए कि चुनाव वगैरह होता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो नेता लोग क्या करते हैं, अपना अपना तैयार करते हैं कि हाँ, अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, अपना अपना जो भी मत होता है अपना देते हैं कि हम नेता बनेंगे तो ये करेंगे, ये करेंगे। तो इसी तरह इन्होंने क्या किया था, 14 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया हुआ था, है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या दिए थे, क्या नहीं दिए थे, क्या किए थे, ठीक है। आंसर देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने 8 जनवरी 1918 को अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष 14 सूत्रीय कार्यक्रम 14 पॉइंट्स प्रस्तुत किया। यह कार्यक्रम युद्ध के बाद की शांति व्यवस्था को स्थायी बनाने और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। कहने का अर्थ ये है कि देखिए, जब 14 विश्व युद्ध चला, ठीक है, जो 1914 से 18 तक चला, ठीक है। 1914 से 18 तक चला और 1918 में यानी कि ख़त्म हो गया। अब जब ख़त्म हो गया तो 8 जनवरी को अमेरिका, चूँकि अमेरिका भी क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में भागीदार था, उसने भी पार्टिसिपेट किया हुआ था, उसने भी युद्ध लड़ा हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुई थी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था काफ़ी डाउन चली गई थी, नीचे चली गई थी, जिसकी वजह से उसका उद्धार करना बहुत ज़रूरी था। अब बताइए, जहाँ पे जिस देश में युद्ध चल रहा हो वहाँ पे लोग खाने का, रोजगार का, व्यवस्था का, रहने का, सब चीज़ का दिक्कत हुआ होगा, सैनिकों को दिक्कत हुआ होगा, आम नागरिकों को दिक्कत हुआ होगा, है ना, सबको दिक्कत होगा। तो उसी स्थिति पर सुधार करने के लिए या उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या किए इन्होंने, वुड्रो विल्सन ने एक 14 सूत्री कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, यानी कि 14 पॉइंट्स कार्यक्रम प्रस्तुत किया कि हाँ, हमको ये काम करना है, जिससे क्या होगी, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होंगी और लोग क्या होंगे, खुश रहेंगे, है ना। चलिए देखते हैं 14 सूत्री कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु। उसमें क्या क्या था? गुप्त संधियों का अंत, सभी देशों के बीच कूटनीति खुले रूप से होनी चाहिए, यानी कि गुप्त संधियाँ, कोई कोई देश रहता था तो हम मतलब मान लीजिए ये देश है और ये देश है, ठीक है, तो वो क्या कर लेते थे, गुप्त संधि कर लेते थे कि हम युद्ध करेंगे तो तुम हमारी तरफ से बोलना, और तुम युद्ध करोगे तो हम तुम्हारी तरफ से बोलेंगे। ऐसे क्या किया जाएगा, हम लोग दोनों पार्टनर रहा जाएगा। तो इस तरह से क्या करता था, बहुत सारे देश आंतरिक ही गुट बना लेता था और पार्टनर बन जाता था। तो इससे क्या होता था, दूसरे देश को पता नहीं चलता था कि हाँ, कौन किसका हित है, कौन किसका दुश्मन है ना। तो इस चीज़ को इन्होंने क्या किया, खत्म करने का प्रयास किया, है ना। समुद्री स्वतंत्रता, यानी कि शांति और युद्ध के समय सभी राष्ट्रों को समुद्र में स्वतंत्र रूप से आवाजाही का अधिकार होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए युद्ध हो रहा है, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए भारत में ही युद्ध हो रहा है, इधर चारों तरफ से समुद्र है, इधर समुद्र है, इधर समुद्र है, इधर चारों तरफ समुद्र है, ठीक है। तो उनका कहने का अर्थ ये है कि जो भी समुद्र है उसके समुद्र के आसपास हमको सबको आने जाने का मौका, मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गया, नागरिकों को बम कोई फेंक दिया या फिर कोई किसी भी प्रकार का खतरा हो सकता है, तो उसमें अपना क्या करेगा, नागरिक को बिठाएगा और किसी सुरक्षित स्थान पे क्या करेगा, भेजेगा। तो इस सब की क्या होनी चाहिए, एक मतलब समुद्र में स्वतंत्र आवाजाही का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, कोई भी आ जा सकता है ना। व्यापार की स्वतंत्रता, सभी देशों को व्यापार करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी कि जो भी देश है उनको क्या होना चाहिए, सभी देश एक दूसरे से क्या करे, व्यापार करे, जो भी मन करे आपको जिस देश के साथ मन करे संपूर्ण व्यापार
करे, है ना। सैन्यकरण की सीमा, सभी देशों को अपनी सैन्य शक्ति को न्यूनतम स्तर तक सीमित रखना चाहिए। अब कहने का अर्थ है इसका कि अगर मान लीजिए कि आपके पास किसी देश के पास मान लीजिए 500 सैनिक हो और आपके पास हो जाए 5 लाख सैनिक, ठीक है, मान लीजिए 5 लाख सैनिक हो जाए, आपका सैनिक ज़्यादा हो जाएगा, है ना, और इसका सैनिक 500 है तो कम हो जाएगा। अब जब ये कोई भी काम करेगा, अगर ये कोई काम करेगा और इसका नीयत जो हो सही नहीं हो, इसके देश को हड़पने का नीयत हो, तो क्या करेगा वो अपना 5 लाख सैनिक का रोब दिखाएगा कि हाँ जी हमारे पास तो 5 लाख सैनिक है, अपना भू क्षेत्र जो है हमें दो, नहीं तो हम तो आक्रमण करेंगे। अब इसके पास बेचारे के पास है 500 सैनिक या 5000 सैनिक, तो क्या करेगा ये डर जाएगा कि हाँ हमारे पास तो 500 ही सैनिक है या फिर 5000 सैनिक है, तो क्या करेगा ये आत्मसमर्पण कर देगा कि हाँ जी आप ले जाओ, हमारे पास तो उतनी ताकत है नहीं कि हम लड़ेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, सैन्य की सीमा बांधना चाहिए कि हाँ कौन देश कितना सैन्य रखेगा। अगर ज़्यादा रखा तो वो भी दिक्कत करता है, कम रहता है तब भी दिक्कत करता है ना। तो इस तरह से एक अनुपात होना चाहिए कि हाँ इतना सैनिक होना चाहिए, देश की जनसंख्या के हिसाब से आपको 10% सैनिक रखता है, 20% सैनिक रखना है, चाहे जो भी परसेंटेज हो उसको क्या किया जाता है निर्धारित कर दिया जाए ताकि कोई भी देश बदमाशी ना करे, है ना। उपनिवेशों पर न्याय संगत विचार, सभी उपनिवेशों को लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। यानी कि उस वक्त का जो दौर था 1914 का दौर, उसमें क्या था कि सभी देश जो थे, बड़े बड़े देश थे जो काफ़ी विकसित कर चुके थे, वो लोग क्या किए थे उपनिवेश बनाए थे, यानी कि चारों तरफ गुलाम बनाए थे। जिस देश को मन करे सबको गुलाम बना लेते थे, जहाँ के लोग पिछड़े होते थे वहाँ के लोगों को क्या करते थे गुलाम बना देते थे। तो उनका कहना था कि सभी उपनिवेश के लोगों का, यानी कि वहाँ पे भी लोग नागरिक रहते थे। जैसे अपने भारत का मान लीजिए, भारत भी क्या था हमारा गुलाम था, वो भी क्या था एक उपनिवेश था। तो वहाँ के लोगों का भी आकांक्षाओं, यानी कि उनकी कुछ आकांक्षाएं होंगी, कुछ सोच होंगी, ठीक है, उनका क्या करना चाहिए सम्मान कर किया जाना चाहिए। उन्होंने 5वें नंबर में ये बताया, है ना। रूस की संप्रभुता, रूस को अपनी स्वतंत्रता और सरकार स्वयं चुनने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। बेल्जियम की स्वतंत्रता, जर्मनी द्वारा कब्जाए गए बेल्जियम को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। यानी कि बेल्जियम जो एक देश है, ठीक है, उस पर क्या किया था जर्मनी ने, ठीक है, जर्मनी द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया था। जर्मनी ताकतवर देश होगा तो उसने बेल्जियम पर कब्जा कर लिया होगा, तो उनको कहा होगा कि आप इसको स्वतंत्र कीजिए, है ना। फ्रांस को स्वतंत्र करना, जर्मनी को फ्रांस से हटाना चाहिए और अस्लैस लोरेन के क्षेत्र में या फिर अस्लैक लोरेन के क्षेत्र को फ्रांस को वापस करना चाहिए। फ्रांस भी क्या था ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, उसको क्या कह रहा था कि इसको तुम अपना ज़मीन उसको वापस करो, है ना। इटली की सीमाओं का पुनर्निर्धारण, इटली की सीमाएं राष्ट्रीयता के आधार पर पुनर्निर्धारित की जानी चाहिए। यानी कि इटली की सीमाओं का कैसे करना चाहिए, पुनर्निर्धारण करना चाहिए कि कहीं कहीं से अगर मान लीजिए कुछ गलत हो गया या फिर युद्ध में कोई सैनिक पीछे हट गया, मान लीजिए यहाँ पे हमारा सीमा यहाँ पे है, अब युद्ध आया, सैनिक इधर से आया, सैनिक हमारा पीछे हो गया, अब ये देश कब्जा कर लिए, तो उस सब चीज़ को क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए कि आपको जिसका जितना है अपना पीछे स्थापित हो जाए और फिर से निर्माण कर दिया जाए कि बेचारा जहाँ पे था सब वहीं पे चला जाए, है ना। ऑस्ट्रिया हंगरी की स्वतंत्रता, ऑस्ट्रिया हंगरी के विभिन्न जातीय समूहों को स्वतंत्रता और स्वायत्तता मिलना चाहिए। यानी कि बहुत सारे जाति थे, उनको भी क्या होना चाहिए स्वतंत्रता और स्वायत्तता मिलनी चाहिए ताकि वो अपना देश या फिर राज्य या फिर जो भी चीज़ था वो आसानी से चला सके। बाल्कन देशों की स्वतंत्रता, सर्बिया, मोंटेनेग्रो और रोमानिया की स्वतंत्रता बहाल की जानी चाहिए। तुर्क साम्राज्य के लोग स्वायत्तता, तुर्की के गैर तुर्की क्षेत्रों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। यानी कि तुर्क जो जगह था वहाँ पे बहुत सारे लोग गैर तुर्की भी थे, तो उनको भी क्या होना चाहिए स्वतंत्रता मिलना चाहिए या स्वायत्तता मिलना चाहिए। पोलैंड की स्वतंत्रता, पोलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, है ना। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना, विश्व शांति बनाए रखने के लिए सभी देशों को एक संगठन बनाना चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि उनके 14 सूत्री कार्यक्रमों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर है तो ये यही है कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना, यहीं से लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है और सभी देश सदस्य बनते हैं कि हम लोग अब युद्ध नहीं करेंगे, है ना, युद्ध करेंगे तो हम पे लोग कार्यवाही करेंगे, है ना। वुड्रो विल्सन ने इस 14 सूत्रों का उद्देश्य एक स्थायी और न्याय संगत शांति स्थापित करना था, लेकिन व्यवहारिक रूप में इनमें से केवल कुछ ही बिंदुओं पर वर्साय संधि यानी कि 1919 में हुई थी में शामिल किया गया। यानी कि कुछ बिंदु शामिल किया गया और कुछ बिंदु को छोड़ दिया गया कि नहीं ये सब जरूरी नहीं है, फालतू का चीज़ है,
इसको हटाते हैं हम, ठीक है। वुड्रो विल्सन की विदेश नीति। वुड्रो विल्सन 1913 से 1921 के कार्यकाल में अमेरिकी विदेश नीति आदर्शवाद पर आधारित थी। यानी कि वुड्रो विल्सन की विदेश नीति जो थी वो क्या थी, आदर्शवाद पर यानी कि आइडियलिज्म पर आधारित थी, ठीक है। उनकी नीति का उद्देश्य लोकतंत्र का प्रचार, मानवाधिकारों की रक्षा और विश्व शांति स्थापित करना था। यानी कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, लोकतंत्र की स्थापना, की लोगों को किसी तरह से अपना जो स्वतंत्रता है उसको बरकरार रखे, मानवाधिकार की रक्षा हो, विश्व में शांति बना रहे, है ना। प्रारंभिक तटस्थता और प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश। जब 1914 में विश्व युद्ध शुरू हुआ तब विल्सन ने अमेरिका को तटस्थ बनाए रखने की नीति अपनाई। उनका मानना था कि अमेरिका को यूरोपीय संघर्षों से दूर रहना चाहिए। लेकिन 1917 में जब जर्मनी ने असीमित पनडुब्बी युद्ध यानी कि अंडरस्टैंडिंग सबमरीन वारफेयर शुरू किया और जिम्मरमैन टेलीग्राफ यानी कि जिम्मरमैन टेलीग्राम के जरिए अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचा, तब अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया। कहने का अर्थ यह, इनके क्या किया था, पनडुब्बी पर आक्रमण कर दिया था जर्मनी ने 1917 में, जिससे क्या हुआ, गुस्सा कर ये भी क्या हुआ, युद्ध में कूद पड़ गए कि हम भी अब युद्ध करेंगे, है ना। तुम्हारा पनडुब्बी डुबाया है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारा पनडुब्बी डुबाए, तो इसलिए ये भी क्या पड़े, कूद पड़े युद्ध में, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए, हम पानी पी ले थोड़ा सा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तब तक प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आप लोगों को पानी पी पी कर हम समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए तो कम से कम लाइक कर ही सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, लोकतंत्र और आत्मनिर्णय का समर्थन। विल्सन ने लोकतंत्र को सुरक्षित रखना, मेकिंग द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी का नारा दिया, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ें हैं ना, एग्जाम के लिए हम बता रहे हैं, जैसे लोकतंत्र को सुरक्षित रखने, मेकिंग फॉर वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी, ये बीच बीच में थोड़ा सा इंग्लिश का अगर आप प्रयोग कीजिएगा तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए और आपके कॉपी के लिए भी, और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखल है। नहीं तो आप लोग जानबे करते हैं कि 4 दिन पहले बच्चा सब गैस खरीदता है और जाके बस छाप देता है, कुछ भी लिख के, गाना हो, शायरी हो, इधर का कथा कहानी, उधर का कथा कहानी, कुछ भी। हम तो ऐसा कॉपी देखे है जिसमें गाना लिखा रहता है, वो भी भोजपुरी गाना, ठीक है ठीक है। तो इस टाइप के तो लोग होते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ों से आप सब बेटर बनाना है, तो मैंने दिखाना है आपको, उनसे अलग दिखना है कि हाँ हम पढ़ लिख कर आए हैं, और जो 4 दिन 10 दिन पहले जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो सब वही वाला है, सब गैस छाप वाला, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज कीजिएगा, पॉइंट किसी और पेन से दीजिएगा, डिस्क्राइब कहीं और कीजिएगा, है ना। सन ईस्वी लिखा कीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री में मेन चीज़ होता है सन ईस्वी, ठीक है। हर चीज़ का सन ईस्वी, डेट वगैरह, ये सब चीज़ को प्रॉपर मेंशन कीजिएगा, तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। क्योंकि आपको लगता है कि एग्जामिनर आपके जैसे लाखों बच्चा को चरा रहा है और आप एग्जामिनर को चरा दीजिएगा अकवास बकवास लिखकर, ये तो कभी नहीं होने वाला है ना। आपके जैसा हाँ लाखों बच्चा को अभी तक अपने जीवन में डील किया होगा, लाखों बच्चा का कॉपी देखा होगा, तो वो तो सब एक नज़र देखता है और पता चल जाता है उस सबको कि हाँ बच्चा कितना पानी में है, और इसी के हिसाब से नंबर बैठा के उस आगे बढ़ जाता है। आप लोग बोलते हैं कि हाँ हमारा नंबर अच्छा नहीं दिया, हमारा नंबर ऐसे हुआ वैसे हुआ, आप अपनी कॉपी कभी सोचते हैं कि हाँ हम कैसा लिखे हुए हैं? ये चीज़ तो कभी कोई नहीं सोचता है। तब पढ़िए, ठीक है। एग्जामिनर ऐसे ही नंबर नहीं दे देता है फ्री में, ठीक है। नंबर कमाना पड़ता है, उसको मजबूर कर दीजिए कि सर हम इतना अच्छा लिखे हुए हैं, आपको नंबर काहे नहीं दीजिएगा। उसका मन एकदम मजबूर कर देना है कि हाँ बच्चा इतना अच्छा लिखा है, हम नंबर नहीं देंगे, तो उसके साथ क्या हो जाएगी, नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ऐसा आपको कॉपी लिखना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को और अच्छा से क्लास में बताया ही जाता है, आप लोग देखते होंगे, ठीक है। देखते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, यूट्यूब पे कहेंगे कि हाँ सब ये कर रहे हैं, है ना। वो मानते हैं कि सभी देशों को अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय स्वयं लेने का अधिकार होना चाहिए। इस नीति के तहत उन्होंने छोटे और कमज़ोर देशों के संप्रभुता की रक्षा करने की कोशिश की, है ना। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय संधि 1919 में हुई थी। देखिए वर्साय संधि जैसे यहाँ पे दिया गया है, अगर आप एग्जाम में लिख देते हैं 1919 तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि बच्चा को ये भी मालूम है कि वर्साय की संधि कब हुई थी, है ना। वर्साय की संधि कब हुई थी? 1919 में विल्सन के प्रयासों से लीग ऑफ नेशंस यानी कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। जैसे इंग्लिश वर्ड भी बीच बीच में डाल दीजिए, इससे ये सब चीज़ों से क्या होता है, आपकी खूबसूरती बढ़ जाएगी कॉपी की। अब देखिए ना, जो नॉर्मल बच्चा होगा वो लिखेगा, और इस वीडियो को देखने के बाद, आप क्लास करने के बाद उसके लिखने में, आपके लिखने में क्या होगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा, है ना। अब जो बच्चा कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया होगा, कभी टेस्ट ही नहीं दिया होगा, वो क्या लिखेगा जाके एग्जाम में? वही जो आएगा वो लिखेगा, नहीं आएगा नहीं लिखेगा। जो पढ़ाई ही नहीं किया होगा क्या लिखेगा? तो इसीलिए आप लोग पढ़िए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 पढ़िए, ठीक है। इस उद्देश्य में विल्सन ने प्रयासों से लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य देशों के बीच शांति बनाए रखना और भविष्य के युद्धों को रोकना था। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया, जिससे अमेरिकी लीग ऑफ नेशंस का सदस्य नहीं बन सका। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अमेरिकी जो कांग्रेस था, वहाँ पे अंग्रेजी ये जो है, जैसे हम लोग के यहाँ संसद होता है ना, तो वहाँ पे कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस संधि को स्वीकार नहीं किया, जिससे क्या हुआ, अमेरिका जो था लीग ऑफ नेशंस में का सदस्य नहीं बन पाया, है। लैटिन अमेरिका में हस्तक्षेप। वुडरो विल्सन ने लैटिन अमेरिका में अमेरिकी प्रभाव बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप की नीति अपनाई। उन्होंने 1914 में मैक्सिको में हस्तक्षेप किया और वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने की कोशिश की। यानी कि उन्होंने अगल बगल पड़ोसी देश जो था उसमें भी क्या किया, हस्तक्षेप किया, और उनका जो भी अस्थिरता था, यानी कि राजनीतिक उथल पुथल होता है, ठीक है, तो उस सब चीज़ों को क्या करने के, दूर करने की उन्होंने क्या किया, कोशिश किया। यानी कहने का अर्थ ये कि वो एक अच्छे नेता थे। देखने से तो अभी तक यही लग रहा है ना। 1915 में हैती और 1916 में डोमिनिकन गणराज्य में सैन्य हस्तक्षेप किया ताकि अमेरिकी हितों की रक्षा की जा सके। यानी कि वो भी पड़ोसी देश होगा, है ना, उन्होंने सैन्य हस्तक्षेप किया, यानी कि मदद वगैरह किया होगा ताकि अमेरिकी हितों की क्या किया जा सके, रक्षा की जा सके। राष्ट्रीयता से अंतर्राष्ट्रीय भूमिका की ओर। वुडरो विल्सन ने विदेश नीति का सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि उन्होंने अमेरिका को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। पहले अमेरिका तटस्थ और अलगाववादी नीति पर चलता था। यानी कि अमेरिका पहले क्या था, अलग अलग रहता था, उसको किस देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको किसी से मतलब नहीं था। लेकिन वुडरो विल्सन के आने के बाद अमेरिका अगल बगल में किसी राज्य में, किस पड़ोसी देश में क्या क्या हो रहा है उनके में क्या करने लगा, हस्तक्षेप करने लगा। और इस तरह क्या हो गया कि हस्तक्षेप देखते हैं, गाँव में दो आदमी के बीच अगर लड़ाई होता है, दो आदमी यानी कि मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक है, तो क्या होता है, एक आ जाता है सी जो कि इधर से भी बोलता है और इधर से भी बोलता है, और दोनों क्या कहते हैं कि हाँ सी आदमी तो बहुत अच्छा है, हमरो तरफ से बोल रहा है, हमरो तरफ से बोल रहा है। अगर और इनके बीच में क्या होता है, कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है तो क्या करता है, समझा बुझा कर या फिर इंटरफेयर करके या फिर हर चीज़ से क्या करता है, मामला को सॉर्ट आउट कर देता है। जिससे क्या होता है, जो डी होता है उसको देखने में लगता है कि हाँ ये बहुत पावरफुल आदमी है, और ये क्या करते हैं, मामला को, जो भी कठिन मामला है या फिर अच्छा से अच्छा मामला, खराब से खराब मामला है, इसको सुलझा दे रहे हैं। यानी कि उनका इज्जत क्या हो जाता है, विश्व में बढ़ जाता है या फिर आसपास पड़ोस में बढ़ जाता है। तो वही कहानी था अमेरिका का, है ना, तो वही काम करता था, है ना। तटस्थ और अलगाववादी नीति पर चलता था, लेकिन विल्सन ने इसे विश्व कूटनीति और प्रयासों से में शामिल कर दिया, यानी कि अगुआ एक तरह से बना दिया, है ना। निष्कर्ष देखिए, एग्जाम में निष्कर्ष कोई भी क्वेश्चन आप दीजिएगा तो उसमें निष्कर्ष जरूर दीजिएगा ब्लू पेन से, और इसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा, ठीक है, कि ताकि एग्जामिनर को लगे कि भाई साहब, आपको एग्जामिनर देखता नहीं है बाबू, कॉपी एग्जामिनर देखता नहीं है, आपको अपने कलाकारी से, अपने राइटिंग से, अपने लिखने के स्टाइल से एग्जामिनर को मजबूर कर देना है कि वो आपका कॉपी पढ़े, ठीक है, आपको नंबर देवे, आपको वहाँ पे एकदम मजबूर कर देना है कि सर हम इतना अच्छा लिखे हुए हैं, हम हर चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हैं, हर क्वेश्चन का आंसर सही दिए हैं, तो आप हमको नंबर दीजिए, आपका कॉपी ये चीख कर बोलना चाहिए, ठीक है। और ये कब होगा, जब आप पढ़ाई कीजिएगा, याद कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा। बीए को, ग्रेजुएशन को बहुत बच्चा एकदम एकदम नॉन सीरियस लेकर चलता है, जैसे नंबर नहीं उठता है। ग्रेजुएशन कर लीजिएगा तो हमको लगता है कि अगर ग्रेजुएशन में अच्छी पढ़ाई कर लीजिएगा तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो बच्चे कंपटीशन में जाके दिन रात रगड़ते रहते हैं, वो चीज़ हमको लगता है 50 से 70% आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई अगर बढ़िया से आप कर लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, है ना।
चलिए इसका निष्कर्ष देखते हैं। वुड्रो विल्सन की नीति विदेश नीति आदर्शवाद, लोकतंत्र और विश्व शांति पर आधारित थी। उनके 14 सूत्रीय कार्यक्रम ने भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दशा तय की, लेकिन उनकी कई योजनाएं अमेरिकी घरेलू राजनीतिक और व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। यानी ये कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने कोशिश तो बहुत किया था कि ये चीज़ लागू होनी चाहिए, ये चीज़ मैंने बहुत सारा, आप 14 सूत्री कार्यक्रम के हिसाब से भी देख सकते हैं कि उन्होंने कितना सारा अपना मांग रखा था या फिर अपना विचार रखा था, है ना। फिर भी उन्होंने अमेरिका को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनकी नीतियाँ आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती हैं। यानी कि उनकी नीतियाँ जो हैं आज भी क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय नीति को। आज भी अमेरिका का वही कहानी है कि वो आसपास पड़ोस में जो भी देश में होता रहता है, अगर कोई बात रहता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, इंटरफेयर करता है और देशों को समझाता है, समझाना होता है तो समझाता है, नहीं समझाना होता है। जैसे हम लोग के भारत पाकिस्तान में होता है, भारत पाकिस्तान में लड़ाई है तो वो क्या करता है, उधर से पाकिस्तान को मदद करता है। मैंने आजकल तो ख़राब हो गया, लेकिन उस वक्त वुड्रो विल्सन की नीति अच्छी थी, उस वक्त की जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा क्लास होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए ऑल इन 84 54। टेक केयर।